So hi guys, today we are going to discuss our new chapter real number of class 10th, right? So in this chapter मतलब इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो हम करेंगे वो करेंगे एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि जो एग्जाम के टाइम पे बच्चों को दिक्कत होती है रिवीजन करने में ना, तो अब अगर इस वीडियो के थ्रू हम रिवीजन करने जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हो सकता है हमारा ना, क्योंकि हम इसमें सारे कॉन्सेप्ट विद वन न्यूमेरिकल एक एक करके हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अब हर कॉन्सेप्ट के साथ एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिससे कि 10 से 15 मिनट में हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रियल नंबर, राइट, जो कि क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर है किस 10th क्लास का, रियल नंबर। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं रियल नंबर का। तो रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिन नंबर्स के अंदर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आता उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो अगर कहीं अंडर रूट -4 आ गया तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, 2 तो हो नहीं सकती, क्यों, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4। अच्छा कोई ऐसा बोल सकता है नहीं -2 हो जाए, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, तब भी 4 आएगा। तो इस केस में हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रियल नंबर डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब पहले ही देख लेते हैं रियल नंबर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखो रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि सारी चीजें एकदम से क्लेरिफाई हो जाए, तो ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या है सबसे पहले रियल नंबर को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इंटीजर और दूसरा है फ्रैक्शन। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर होगा तो या तो वो अपॉन की फॉर्म में होगा या अपॉन की फॉर्म में नहीं होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, और अगर कोई सिंपल नंबर होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, हम इंटीजर बोल देते हैं। क्लियर बात, देखो मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म कैसी होगी, P/Q। अब सिंपल सी बात है, देखो फ्रैक्शन है तो डिवीजन की फॉर्म में, अब अगर ये डिवीजन की फॉर्म में होगा तो या तो डिवाइड करने के बाद ये डिवीजन टर्मिनेट होगा या फिर टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक बात है, या तो टर्मिनेट होगा या फिर टर्मिनेट नहीं होगा। चलो ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारे पास 2 तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया तो वेल एंड गुड, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो देखो फिर 2 कंडीशन आ सकती है। कैसे, या तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में 2 केसेस हमारे पास हो सकते हैं, वो डिवाइड खत्म होगा तो नहीं होगा तो रिपीटिंग भी हो सकता है, मतलब डेसिमल के एक टाइम के बाद जो नंबर्स है वो क्या कर जाए, आपस में रिपीट करना स्टार्ट कर जाए ना। अच्छा अब अगर रिपीट नहीं करे तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन रिपीटिंग। यहीं से हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो फर्दर हम फ्रैक्शंस को डिफाइन करते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इसके बेसिस पे डिफाइन करने जाएं तो देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, रेशनल को पहले हम डिफाइन कर रहे हैं, देखना जरा ध्यान से। रेशनल को हम कैसे बोल सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट हो जाए, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और टर्मिनेट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, एक और फॉर्म हो सकती है कि अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो क्या जरूरी है कि वो इरेशनल होगा, ऐसा नहीं है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो उस केस में हमारे पास देखो क्या केस हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीट होने लग गया, मीन्स कोई नंबर इस फॉर्म में आ गया, देखना जरा ध्यान से 1.66666 ऐसे करके आता जा रहा है ना, तो इस केस में देखो क्या है, ये जो फ्रैक्शन है, जिस भी फ्रैक्शन से नंबर निकल के आया होगा वो फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट देखो 6 रिपीट कर जा रहा है क्या, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। वही अगर ये नंबर इस फॉर्म में होता, देखो जैसे 1.6729844298 ऐसे कुछ फॉर्म में होता, तो देखो ये ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यहां से देखो हमने एक बात समझी, वो क्या समझी है कि ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है जी, या फिर ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, उनको क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट अभी तक हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, आगे देखो,
हाँ, रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर जनरल डेफिनेशन देखें हम रेशनल नंबर की तो वो क्या होती है? तो रेशनल नंबर की जो जनरल डेफिनेशन होती है कि कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। जहां q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, देखो ये तो सीधी सी बात है, अगर q की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या होगा? नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। दूसरी बात, p एंड q शुड बी को प्राइम, p एंड q शुड बी को प्राइम। इसका क्या मतलब हुआ p एंड q शुड बी को प्राइम? देखो मतलब p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखो एक नंबर देखो 2 और 6, 2 और 6 में एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा? 3 कॉमन, सॉरी 2 और 6 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नहीं है। जबकि अगर हम देखें 3 और 5, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। और इनको को प्राइम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो 2 और 6 के बीच में एक नंबर कॉमन है, दैट इज 2। तो रेशनल नंबर की फाइनल डेफिनेशन क्या निकल के आई कि ऐसे नंबर्स जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q की वैल्यू जीरो नहीं होती है, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कह देंगे। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फर्दर देखो इंटीजर का भी कुछ डिवीजन होता है, इंटीजर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इतना चार्ट तो क्लियर हो गया अभी तक हमारे पास, है ना। इंटीजर का क्लासिफिकेशन देखो कैसे किया जा सकता है। ऐसा कोई भी नंबर जो कि फ्रैक्शन ना हो और डेसिमल में ना हो, ऐसा कोई भी नंबर जो ना फ्रैक्शन में हो और ना ही डेसिमल में हो, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। जैसे कि -1, -2, -3, -4, 1, 2, 0, 3, 5, 9, 10 जो भी नंबर है वो सारे के सारे कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं समझ में आ गया, है ना। तो इंटीजर्स को देखो दो तरीके क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम साइन के बेसिस पे बोले तो कैसे कैसे? पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। ऐसे नंबर जिनके साथ प्लस साइन आता है दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, जो नेगेटिव के साथ आते हैं वो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। फर्दर देखो और कई तरीके के नंबर होते हैं जिनको हम देखते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो फिर ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कह देते हैं, ठीक है जी। तो जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड। अच्छा फर्दर देखो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी होते हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके पास केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कह देते हैं। चलो ठीक है। चौथा हमारे पास होता है कंपोजिट नंबर। अच्छा प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे देखो 2, 3, 5, 7, इन सारे नंबर्स के पास कितने कितने फैक्टर है? अगर हम चेक करें देखो 2 के पास कितने फैक्टर है? 2 और 1। 3 के पास कौन कौन से हैं? 3, 1। 5 के पास कौन से हैं? 5 और 1। 7 के पास 7 और 1। तो ये सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। तो कंपोजिट कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? मोर देन 2। तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक अभी हमने पढ़ा था जब रेशनल नंबर की डिफाइन पढ़ रहे थे कि कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं। देखो ऐसे नंबर्स, कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो कि जिनमें एक ही कॉमन फैक्टर हो उसको क्या बोलेंगे हम? कोप्राइम बोलेंगे। वो कॉमन फैक्टर कौन सा होना चाहिए? 1। एग्जाम्पल अगर हम देखें कोप्राइम नंबर का क्या क्या हो सकता है, देखो 3 और 5 ये क्या कोप्राइम है? देखो चेक करो एक बार, ठीक है। अच्छा 5 और 7 देखना कोप्राइम है क्या? 6 और 11 देखना कोप्राइम है, ठीक है। 9 और 15 कोप्राइम है क्या? नहीं है। क्यों? इनमें 3 कॉमन है। 3 देखो 9 को भी डिवाइड कर दो तो 15 को भी डिवाइड कर दो, तो 9 और 15 क्या है हमारे पास? कॉमन फैक्टर। दोनों में एक एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा है वो? 3 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये कोप्राइम नहीं है। तो इतना समझ में आ गया हमें कितने टाइप के नंबर होते हैं। फर्दर देखो कुछ और टाइप के नंबर होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, जैसे 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कह देते हैं, ठीक है। एक और नंबर होते हैं होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से लेके 1, 2, 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जो जाते हैं इनके सेट को हम क्या कहते हैं? नेचुरल होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। जबकि 1 से लेके जो इन्फिनिटी तक का जो सेट होता है नंबर्स का उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं होल नंबर। इसका मतलब क्या? हम ऐसे कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या बोल दिया? समझ नहीं आया कुछ? अच्छा देखो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? सारे के सारे देखना होल नंबर के सेट में आ रहे हैं।
तो इसको हम क्या कहेंगे कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बट देखो होल नंबर में एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आ रहा है, कौन सा है? 0। तो हम क्या बोलेंगे? 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता। तो यहीं से एक स्टेटमेंट निकल के आया, क्या स्टेटमेंट निकला कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, बट हर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, बट हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। तो इतने टाइप के नंबर हैं जो हमें पता होने चाहिए अपने आगे रियल नंबर को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से कुछ। तो ये तो बेसिक्स था बिल्कुल, हमें जो नंबर्स पता होने चाहिए कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। अगर ये नहीं पता तो हम बीच बीच में क्वेश्चंस में फंसते रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है? पहला कॉन्सेप्ट जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं HCF एंड LCM। HCF क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। जो बहुत सारे लोगों को HCF की समझ ही नहीं होती, तो पहले समझो HCF होता क्या है। HCF कोई भी ऐसा नंबर, मान लो आपको 2 नंबर का क्या बताना है, 2 नंबर का आपको क्या बताना है? HCF बताना। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने होंगे जो इसके पहले देखते हैं। मान लो 26 और 91 हमारे पास ये 2 नंबर हैं, ठीक है। आपको बोला जाए कि इन दोनों नंबर का HCF बता दो। चलो HCF तो निकाल ले हम, जो भी प्रोसेस होता है हमारे पास, उस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, HCF तो निकाल देंगे। बट प्रॉब्लम मतलब जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि HCF होता है क्या एक्चुअल में। तो HCF ऐसा नंबर, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? HCF कहेंगे। मींस HCF इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, HCF इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द 2 नंबर्स और 3 नंबर्स, राइट, एग्जैक्टली। तो उसको हम क्या कहेंगे? HCF कहेंगे। देखो अब HCF निकालने के कुछ तरीके होते हैं, वो भी देखेंगे। LCM की अंडरस्टैंडिंग में ले लेते हैं। LCM क्या होता है? LCM को देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे। LCM मतलब होता है कि किसी भी 2 नंबर से डिविजिबल होने वाला नंबर। अभी तक हमने क्या देखा था कि इन दोनों नंबर को ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर देगा। अब LCM में जो हम निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो इन दोनों को अगर डिवाइड करने वाला नंबर होगा तो वो क्या होगा, हमेशा इनसे छोटा होगा, तभी इसको डिवाइड कर पाएगा। इसका मतलब क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो HCF होगा वो हमेशा नंबर से क्या आता है, छोटा, जबकि LCM जो होता है वो क्या आता है, हमेशा नंबर से बड़ा आता है। इतनी बात तो समझ में आ गई हमें, है ना। LCM क्या होता है? HCF इज ऑलवेज लेस देन नंबर्स। HCF जो होता है वो क्या होता है, नंबर से छोटा होता है। अच्छा मान लो 26 और 91 का ही आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। चलो इस केस में फिर क्या होगा जरा बताना। क्या आप ऐसे बोलना चाह रहे हो कि LCM जो होता है हमेशा नंबर से बड़ा होगा? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, LCM होता क्या है, ऐसा कोई भी नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। अब अगर इन दोनों से डिवाइड होगा इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि HCF जो होता है हमेशा नंबर से छोटा होता है और LCM क्या होता है, हमेशा नंबर से बड़ा होता है। तो HCF LCM के बारे में जो समझ है वो तो हमने डेवलप कर लिया ना। हमें ये देखना है कि निकालेंगे कैसे HCF और LCM, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। मान लो 26 और 91 है ना, इसका HCF और LCM निकालना। देखो हमारे पास जो जनरल मेथड है वो तो सबको पता होता है। मान लो सबको पता होता है कि इसका LCM कैसे निकालना। देखो 26 और 91 ऐसे करके निकालते हैं। तो कितनी बार में जा रहा है, 2 13 2 जा, फिर 91 नहीं जा रहा है, फिर कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, 13 और ये 7, फिर कितनी बार में जाएगा, 13 1 जा 13 और कितनी बार में जा रहा है, देखो एक बार 7 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। तो 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13। तो इसका मतलब इसका LCM कितना आ गया, 2 × 7 × 13। ये देखो सबको पता होती है ये वाली बात, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं नहीं। ये तो सबको ही पता होता है कि LCM कैसे निकालते हैं। हमारे जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम कैसे करके LCM निकालें बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते कैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको यहाँ एक एक नंबर का LCM लेना है अलग अलग, साथ साथ नहीं लेना। कैसे लेना है, अलग अलग लेना है। अलग अलग लेते टाइम भी जो याद रखना है कि यहाँ पे आप जो नंबर लिखने वाले हो, जो इसको डिवाइड करेंगे, वो कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर ये प्राइम नंबर होंगे तभी आप इस मेथड को कह सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। अदरवाइज तो क्या हुआ, ये वैसा ही जनरल मेथड हो गया। समझ में आई बात। तो ये वाला यहाँ पे जो नंबर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। क्लियर। चलो देखते हैं। मान लो 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कैसे करेंगे, 2 13 बार में गया, ठीक है।
13 वन जा 13, एक बार में चला गया है ना। मान लो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो 7 से जा रहे हैं, कितनी बार में, 13 बार में, फिर 13 से जा रहे हैं 1 बार में, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको HCF निकालना हुआ तो HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या फुल फॉर्म होती है HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो तो लिखते हैं पहले HCF निकालने के लिए, देखो पहले हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां कौन सा मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये वाला मेथड हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट, बड़े से बड़ा कॉमन वाला फैक्टर। बड़े से बड़ा तो बोला है, बट बड़े से बड़ा भी कौन सा, कॉमन। तो देखो अलग अलग लिखेंगे हम। 26 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 13। अच्छा 91 को कैसे लिख सकते हो बताना, 7 × 13। तो देखो अगर आप HCF निकालने जा रहे हो तो सबसे पहले वर्ड देखो क्या है, कॉमन। तो आपको वही वाले नंबर लिखने हैं जो कॉमन हो। चलो लिखते हैं, मान लो तो HCF लिखते टाइम क्या लिखोगे, कॉमन नंबर। दोनों में क्या कॉमन है, केवल 13 कॉमन है। 13 की पावर देखना, दोनों में 1 1 है, तो हम क्या बोल देंगे HCF कितना है, इस केस में 13 है। मान लो अगर लिखना होता है LCM, इसी केस में हमें क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। चलो ठीक है, देखो LCM निकालो, 26 और 91 का क्या निकाल दो, LCM। तो देखो LCM लेते टाइम क्या करेंगे, LCM इज इक्वल टू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का क्या मतलब है कि सारे नंबर्स आपको कंसीडर करने हैं, सारे मतलब जितने टाइप के नंबर इसमें दिख रहे हैं। तो इसमें देखो हमें कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, एक तो 2 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, एक 13 दिख रहा है। इसके अलावा और कोई नंबर दिख रहा है क्या, नहीं, 2, 7 और 13 दिख रहा है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आता है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182। तो 182 क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि 182 एक ऐसा नंबर है जो कि 26 और 91 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और जबकि 13 इसका हाई HCF है, इसका क्या मतलब हुआ कि 13 एक ऐसा नंबर है जो कि 26 और 91 को क्या कर देगा, परफेक्टली डिवाइड कर देगा। तो इतनी बात तो समझ में आ गई हमें, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलो देखते हैं फिर आगे, इसको मिटाने जा रहे हैं। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे तुम्हें और अच्छे से, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि कितनी पावर लेनी है, पावर के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया। सपोज करो आपके पास एक नंबर है 8 और दूसरा नंबर है 18, राइट। हमें बताना है इन दोनों का HCF और LCM। तो हमने क्या बोला है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 का अलग से HCF निकालो। चलो जी निकालो, LCM निकालो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। चलो 18 का क्या करना जरा देखना, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, सही है। चलो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है जरा बताना, 2 × 2 × 2। अच्छा 18 के क्या है बताना एक बार, 2 × 3 × 3। हमें बताना क्या है, HCF बताना है। चलो जी देखते हैं HCF क्या बताया था। HCF लिखते टाइम क्या करना है, हमें कॉमन वाले नंबर देखने। तो इन दोनों में देखो क्या एक ही पेयर 2 का कॉमन है, कितना कॉमन है, 2 ही कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका HCF कितना हो गया, इसका HCF हमारे पास हो गया 2 हो गया, ठीक है। मान लो यही पूछा जाए आपसे कि इसका LCM बता दो कितना होगा, तो LCM के टाइम पे हमने क्या बोला, सारे नंबर लिखने। तो सबसे पहले देखो कौन से नंबर लिखे, 2 और 3, केवल 2 ही नंबर आ रहे हैं। अच्छा अब हमें याद रखना है कि LCM लेते टाइम हर नंबर की हम मैक्सिमम पावर लेंगे। अच्छा इसमें देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 3, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 3 की पावर 2। तो इस केस में क्या होगा जरा बताना, मैक्सिमम पावर 2 की कितनी हो गई 3, और मैक्सिमम पावर 2 की कितनी 3 की कितनी हो गई 2। तो इस केस में आंसर कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 3 जा 9। तो कितना आ गया 72, मतलब 72 क्या होगा, इसका LCM होगा। और HCF कितना होगा 2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो HCF और LCM में जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग बनी है वो याद क्या रखना है कि HCF में क्या लेनी है, हमें कॉमन फैक्टर की कॉमन फैक्टर लेना है, और उसकी भी क्या लेनी है, लोएस्ट पावर। कॉमन नंबर उनकी दोनों में जो लोएस्ट पावर होगी वो वाली लेनी है, ठीक है जी। LCM में क्या लेना है जरा बताना एक बार, LCM में हमें लेना है सारे नंबर लेने, ऑल नंबर्स शुड बी टेकन, या फिर बोल दो ऑल प्राइम नंबर शुड बी टेकन। सारे प्राइम नंबर आपको लेने हैं, ठीक है जी, ऑल प्राइम नंबर शुड बी टेकन। और उसमें भी
हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर इज टेकन, मतलब हर नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर शुड बी टेकन। चलो जी, इतनी बात समझ आ गई, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर शुड बी टेकन। तो HCF क्या होता है, आपने कोई भी नंबर लिखा, उसमें से जो कॉमन नंबर है उनको लिखो। अब कॉमन नंबर्स की दोनों में से जो लोएस्ट पावर होगी वो ले लेंगे। एलसीएम में क्या होगा, सारे नंबर लिखेंगे, जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे नंबर लिखने हैं, है ना। उसके बाद उनकी कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट वाली। ये मत कंफ्यूज कर देना कि हाँ हाईएस्ट लिखा है मीन ज्यादा वाली पावर लेनी है। हाईएस्ट लिखा है इसका मतलब लोएस्ट पावर लेनी है, लोएस्ट लिखा है इसका मतलब हाईएस्ट वाली पावर लेनी है। इनवर्स रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, अगर याद रखने का तरीका देखें हम तो इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, हमें नहीं लगता यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक रिलेशन होता है HCF, LCM और नंबर्स के बीच में, क्या होता है जरा देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। एक रिलेशन होता है जिसमें हम लिखते हैं कि HCF ऑफ टू नंबर्स इनटू LCM ऑफ टू नंबर्स will be equal to the product of the numbers. Product means multiplication of the numbers. Product of numbers means क्या लिख सकते हैं, HCF into LCM is equal to A into B। अब इस वाले रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इस रिलेशन से देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं एक बार। सपोज करो आपके पास यही हमारा पुराना वाला क्वेश्चन कि 26 और 91, या फिर इसमें से एक नंबर मिसिंग कर देते 26 और X। तो ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका एक का एलसीएम दे रखा है आपको, दोनों का एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 182 आया था, 182, ठीक है। और इनका HCF कितना आ रहा था, HCF आ रहा था 13। आपको HCF भी दे दिया, LCM भी दे दिया, और बोला जा रहा है कि पता करो कि जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा। तो देखो हमें ये वाला रिलेशन पता है क्या, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो HCF की जगह HCF की वैल्यू डालो 13, LCM की जगह डालो 182, A इंटू B बोला जा रहा है। A कितना है देखना, 26 है क्या, ठीक है। B कितना है नहीं पता हमें, तो हमने क्या मान लिया, X मान लिया। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक चीज देखो, 13 इंटू 182 अपॉन में 26 आ जाएगा क्या, देखो अगर X की वैल्यू निकालनी है तो 13 टू जा 26, इसको काटोगे तो कितना आ गया 91। इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा नंबर 91। हमें याद भी है कि हमने पिछला बार जब निकाला था इनका, तो 26 और 91 का एलसीएम ही कितना आ रहा था हमारे पास, 182 आ रहा था, और HCF कितना आ रहा था, 13 आ रहा था। तो ये ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको दो नंबर दे दिए 2 और 18, फाइंड द एलसीएम एंड HCF। इसका HCF मान लो दे दिया 2 और बोला जाए एलसीएम बता दो, तो इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम लॉजिक से कर लेंगे। देखो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो HCF कितना हमारे पास 2 है, एलसीएम हमें नहीं पता, ठीक है जी। A कितना है देखना 2 है, B कितना है 18 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 इंटू 18 बाई 2 से 2 कैंसिल, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई 18। इसका मतलब देखो, तो इस वाले रिलेशन का हम यूज कब करेंगे, इस वाले रिलेशन का हम यूज जब करेंगे जब हमसे बोला जाएगा कि एलसीएम HCF इतना है, एक नंबर इतना है, दूसरा नंबर बता दो, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि ये दो नंबर है, इनका HCF इतना है तो एलसीएम बता दो। तो ये वाला रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो ये वाला बात यहाँ तक क्लियर हो गई। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके ऊपर वो है हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी फ्रैक्शन को देख के ये बताना है कि जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो देखो एक चीज, सपोज करो हमारे पास एक फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है, P बाई Q की फॉर्म में एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ऐसे ही होता है P बाई Q की फॉर्म में। अब देखो यहाँ कुछ बातें बोली गई हैं, अगर Q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस तरीके से Q के फैक्टर आते हैं। जैसे आप Q के प्राइम फैक्टर करो तो 2 और 5 ऐसे करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो डिवाइड होगा वो कैसा होगा बताओ, टर्मिनेटिंग। कैसा होने वाला है, टर्मिनेटिंग होने वाला है, ठीक है। अब अगर Q 2 इंटू 5, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में नहीं होते, मीन्स डज नॉट इक्वल टू दिस फॉर्म, देन द डिवाइड विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। तो उस केस में डिवाइड कैसा हो जाएगा हमारे पास, या फिर फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कैसा होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। चलो ठीक है। अब हम यहाँ जब टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चले कि कितनी देर बाद टर्मिनेट हो जाएगा। देखो एक तो तरीका है कि हम इसको क्या करें, डिवाइड करके देखें। दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि बिना डिवाइड किए हमें कैसे पता चले कि कितनी देर बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बोलते हैं
कि देखो ये जो टर्मिनेट होगा इट विल टर्मिनेट आफ्टर के प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मतलब क्या हुआ, डेसिमल के प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये के कहाँ से आ गया नया, आफ्टर के प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो अब ये के कहाँ से आ गया नया, इसके बारे में तुमने कुछ बोला ही नहीं था। चलो देखो के क्या बोलता है कि मैक्सिमम ऑफ m, n। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 5 में से जिसकी पावर भी मैक्सिमम होगी उतने प्लेसेस बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड, टर्मिनेट हो जाएगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। मान लो हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन है 3/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो देखो यहाँ 2, पहले तो ये बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि देखो इसके फैक्टर किस फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में। तो ये डिवाइड कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। पहली चीज तो हमें पता चल गई कि ये कैसा होने वाला है, टर्मिनेटिंग होने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज हमें देखना 2 और 5 में किसकी पावर ज्यादा है, क्या 3 की पावर ज्यादा है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं देयरफॉर डिवाइड विल टर्मिनेट आफ्टर, डिवाइड विल टर्मिनेट, बताओ किसकी पावर ज्यादा है, डिवाइड विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्यों, क्योंकि 2 और 5 में 5 की पावर कितनी है, 3 है, जबकि 2 की पावर कितनी है, 2 ही है। तो इस केस में मैक्सिमम पावर कितनी आई है, दोनों में 3 आई है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां तक अगर कोई डाउट हो तो होना नहीं चाहिए, वैसे यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसके साथ ये मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमेशा 2 और 5 की फॉर्म में ही होना चाहिए। देखो 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया है कि 2 और 5 दोनों की फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर ऐसे भी लिखा है ना 3/2 की पावर 3, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कितने प्लेसेस बाद होगा, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्योंकि देखो 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। मान लो ऐसे लिखा है 3/5 की पावर 2, तो ये कितने प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। कितने प्लेसेस बाद, 2 प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 की पावर कितनी, 2 है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा है 3/2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 8, अब ये टर्मिनेट होगा कि नहीं, बिल्कुल टर्मिनेट होगा, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर वो किसकी फॉर्म में, 2 और 5 की फॉर्म में। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कितने प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा, देखो 7 है 2 की पावर और 5 की पावर कितनी है, 8 है। तो इसका मतलब ये 8 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद क्या हो जाने वाला है, टर्मिनेट हो जाने वाला है। मान लो वहीं एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 3/2 की पावर 7, 5 की पावर 8 और 3 की पावर 2, तब बताओ ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। अच्छा देखो यहाँ 2 भी आया, 5 भी आया, क्या एडिशनल 3 आ गया, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि 2 और 5 की फॉर्म में ही होनी चाहिए, या तो 2 की फॉर्म में या 5 की फॉर्म में, या फिर 2 और 5 दोनों की फॉर्म में। उसके अलावा अगर कोई और नंबर आया तो कैसा होने वाला है ये, इस केस में ये टर्मिनेट नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि टर्मिनेट कब होगा कोई भी और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। देखो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इस केस में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 2 नंबर का HCF और LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं, जिसमें हमने सीखा कि अलग अलग नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसके बाद हर नंबर की पावर की फॉर्म में लिख दो। मान लो आपके पास कोई एक नंबर क्या है, एक नंबर A है जिसकी आपने ऐसे लिखे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3, ये कोई नंबर है ना, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए वो कैसे आ गए, ऐसे आ गए, जैसे 2 7 की पावर 8। 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। चलो B देखो कितना लिखा है, मान लो यहाँ लिखा है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 ले लेता है, इंटू 7 की पावर 6। अब इस केस में पूछा जाए बताओ HCF कितना होगा, LCM कितना होगा, तो हमने क्या बताया HCM पे आप इसको और ले लेते एक नंबर 13 की पावर 2 ले लेते हैं ना। चलो हमने क्या बताया आपको, HCF कैसे लिखते हैं, कॉमन वाले नंबर। तो कौन कौन से नंबर कॉमन है पहले वो लिखो, 2 5 एंड 7। इस केस में पावर क्या लेते हैं, हाईएस्ट है, इसका मतलब कम वाली पावर लेंगे। तो 2 की देखो इसमें 4 है इसमें 3 है, तो 2 की पावर 3 हो गई। यहाँ देखना 2 की पावर इसमें 2 है इसमें 3 है, 5 की पावर है ना, तो कितनी लोगे, 2 लोगे। यहाँ देखना 7 की पावर 8 है, यहाँ 7 की पावर कितनी है 6, तो क्या लोगे 6 लोगे, क्योंकि कम वाली पावर लेनी है। और 13 को तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें कौन से नंबर्स लेने हैं, केवल कॉमन वाले नंबर लेने, ठीक है। चलो जी एलसीएम की बात करें हम अगर तुमसे, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ने हमने बोला था जितने भी फैक्टर है वो सारे के सारे लिखने। तो पहले देखो 2 है 5 है 7 है और 13 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना।
तो 2 की पावर आप लोएस्ट बोला है, एल कितना है लोएस्ट, इसका मतलब ज़्यादा वाली पावर लोगे तो कितनी हो जाएगी 4। 5 की देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है तो 3 लिख दिया। 7 की कितनी है 8 और 13 की कितनी आ रही है देखो 2 आ रही है। तो इस केस में ये क्या आ गया हमारे पास एलसीएम आ गया। मीन्स जो बात हमने बताई थी याद आ गई आपको कि एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेनी है ऑफ कॉमन फैक्टर, एलसीएम में सारे नंबर्स लेने हैं विद द हाईएस्ट पावर। तो एचसीएफ एलसीएम हमने पढ़ा था। उसके बाद जो रिलेशन पढ़ा था हमने देखो ये वाला एक रिलेशन पढ़ा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या ए इंटू बी, ये वाले का एप्लीकेशन भी हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद ये तो होना ही है हर बार। चलो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया ए इंटू बी आ गया हमारे पास, है ना। ये वाला एक रिलेशन पढ़ा। उसके बाद फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा, क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, कब कोई डिवीजन टर्मिनेट होगा कब नॉन टर्मिनेट होगा, ये वाला भी बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है वो कौन सा है, प्रूविंग ऑफ इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो कि इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा सा टफ भी लगता है, तो पहले हम यही देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करते हैं। चलो उसके साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ठीक, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। देखो अगर हमें प्रूफ करना हुआ कि कोई नंबर को आप कैसे इरेशनल प्रूफ करोगे तो कैसे करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम देखो तुम्हें करवाते हैं एक जनरल फॉर्मूला लेके, ठीक है, जनरल नंबर लेके करवाते हैं। सपोज करो आपको, जनरल नहीं, चलो √3 का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपको प्रूफ करना है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखोगे लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। मान लिया आपने √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो √3 अगर रेशनल नंबर है तो आपको पता है रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि एक रेशनल नंबर है जहां p एंड q शुड बी को प्राइम। को प्राइम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3q, स्क्वायरिंग करने से p² इज इक्वल टू 3q²। तो कितना आ जाएगा बताना है। इसका मतलब यहां से हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 डिवाइड्स p²। अच्छा, जब 3 p² को डिवाइड करता है तो एक अर्थमेटिक मीन थ्योरम होता है, जिससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की अर्थमेटिक थ्योरम होती है, जिसमें क्या बोला जाता है कि अगर 3 p² को डिवाइड कर रहा है तो 3 विल ऑल्सो डिवाइड्स p। 3 किसको भी डिवाइड कर देगा, p को भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर p कैन बी रिटन एज 3 इंटू m। देन अगेन यहाँ देखो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, याद रखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ भी स्क्वायरिंग करना दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कितना हो जाएगा बताना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो p² इज इक्वल टू 9m²। तो p² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p² इज इक्वल टू 9m²। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं तो p² की जगह क्या हम 3q² पुट कर सकते हैं। चलो कर दो, 3q² पुट कर दे तो कितना हो गया, देखो 9m² हो गया। तो q² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q² इज इक्वल टू हो जाएगा 9m²/3। तो 3 3 जा 9। तो यहाँ से अगर हम देखें एक चीज़ तो कितना आ रहा है, q² इज इक्वल टू आ गया 3m²। देखो फिर से वही वाली लाइन लिख देनी है कि 3 डिवाइड्स q², देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड q, 3q को भी डिवाइड कर देगा। अच्छा, तो फिर यहाँ से हम एक चीज समझ गए कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। देखो p और q का 3 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। बट देखो यहाँ क्या लिखा है, p एंड q शुड बी को प्राइम। क्या अब ये को प्राइम रह गए, को प्राइम नहीं रहे, तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था क्या वो गलत था कि हमने बोल दिया √3 एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ क्या बात लिखे हम, देयरफॉर आवर एजम्पशन was wrong, therefore our assumption was wrong, therefore √3 क्या हो गया, एक is an irrational number। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैक्सिमम टाइम पूछा ही जाता है कि प्रूफ कर दो √3 एक इरेशनल नंबर है, या फिर प्रूफ कर दो √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए हर हालत में। ठीक है,
चलो अब जो 10th में कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, उनको देख लेते हैं कि कैसे होते हैं। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं कैसे नंबर होते हैं वो वाले, है ना। सपोज करो ऐसे लिखा है 2√3 + 5 अपॉन में 6, प्रूफ करो इट इज एन इरेशनल नंबर। तो बिल्कुल ही सिंपल लॉजिक, अब हम नहीं जाएंगे यहाँ इरेशनल नंबर को प्रूफ करने, सॉरी √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो इस फॉर्म में लिखेंगे, वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। We know that √3 is an irrational number। चलो ठीक है, तो अब ये इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, लेट 2√3 + 5/6 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, मान लेते हैं रेशनल नंबर है, चलिए ठीक है, मान लिया रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2√3 + 5/6 इज इक्वल टू p/q। अभी जस्ट पहले हमने किया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या होगा, हमें जितने भी इंटीजर्स हैं मतलब 2, 5, 6 उन सबको एक साइड रखना होगा, रूट वाले टर्म को एक साइड रखना होगा। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बताना, q, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो बताओ कितना आ गया, q × 2√3 + 5 इज इक्वल टू 6p हो गया क्या। अच्छा, ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना हो गया, 2q √3 + 5 इज इक्वल टू 6p। ठीक है, तो देखो 2q √3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6p - 5। अच्छा, तो √3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6p - 5 अपॉन में 2q। तो देखो 6p/q ऑलरेडी रेशनल नंबर है, p/q ऑलरेडी रेशनल नंबर माना है हमने, क्योंकि देखो p/q क्या है, p/q की फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो रेशनल होता है ना। 6 और 5 ऑलरेडी रेशनल है, 2 ऑलरेडी रेशनल है, तो रेशनल नंबर को आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है वो भी क्या होता है, रेशनल होता है। ये वाली बात हमें पता है, तो यहां लिख देंगे वी नो दैट ऑन एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एन रेशनल नंबर, a rational number will give you a rational number। क्या देगा हमें, रेशनल नंबर देगा। तो इसका मतलब हम एक बात समझ गए, क्या समझे, कि 6p - 5 अपॉन में 2q जो होने वाला है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है जी, और ये वाली बात हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर, ये वाली बात हम जानते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो गया, देखना, क्योंकि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अच्छा, 6p - 5/2q क्या है, एक रेशनल नंबर है। देखो यहाँ पे क्या है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो क्या इरेशनल रेशनल के बराबर हो गया। इसका मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि एक इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हमें ये बात लिख रहे हैं, देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन क्या था, गलत था, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। फिर से देखो वही लाइन लिख देनी है जो अभी तक लिखते हुए आ रहे थे। क्या लिखोगे, देयरफॉर क्या लिख दोगे बताओ, 2√3 + 5/6 इज 2√3 + 5/6 इज अ इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। तो ये देखो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना पड़ेगा, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो आपको देखनी है कि इनको कैसे कैसे करेंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो अगर हम पूरे चैप्टर को अब एक बार में समराइज करना चाहें, क्योंकि चैप्टर हो चुका है हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो अगर हम समराइज करना चाहें तो सबसे पहला रिलेशन हमने पढ़ा था HCF × LCM विल गिव यू A × B, ये पहला रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, दूसरा रिलेशन हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था बताओ, दूसरा हमने पढ़ा था कि HCF के टाइम पे क्या लेंगे हम, कॉमन फैक्टर लेंगे लोएस्ट पावर के साथ, लोएस्ट पावर। LCM में क्या लेंगे, ऑल फैक्टर्स लेंगे, जितने फैक्टर आए थे सारे के सारे लेंगे विद हाईएस्ट पावर, उनकी जो दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी। ठीक है, अच्छा अगला रिलेशन जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था,
कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो अगर P बाई क्यू की फॉर्म में है तो आपको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो इस केस में क्या करूंगा, अगर Q के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है तो इट विल टर्मिनेट, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाने वाला है। ठीक है, तो क्या आप ऐसे बोला, और कितने प्लेसेस बाद नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मैक्सिमम ऑफ m एंड n, m एंड n में से जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, उतने के बाद ये टर्मिनेट हो जाने वाला है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या केस है हमारे पास, देखो ये तो था टर्मिनेटिंग के लिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या है कि Q अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर होता है ओवर। जितने भी कॉन्सेप्ट हमें इसमें करने थे वो हमने कर लिए। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लो कि क्या क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी छूटा हुआ होगा वो मतलब छूटा हुआ कुछ है नहीं, हमने सारा इसमें कवर कर लिया है। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट अगर आप कर लेते हो तो आपसे रियल नंबर से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो नहीं छूटेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल के ऊपर नया चैप्टर आएगा। ठीक है, तो नया चैप्टर उसमें क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे, है ना। उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो के साथ नेक्स्ट सीरीज में आते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, बाय बाय।